फिर जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को अगर समझा जाए, जैसे कि हमने एक टाइप्स देखा कि सीपीआई बेस्ड जो है इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं, होलसेल प्राइस बेस्ड, पीपीआई बेस्ड, और जो है जीडीपी डिफ्लेटर के। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है जो कि डाटा गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एक होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये जो है इट इज़ व्हाट कंज्यूमर एक्सपीरियंस। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन्फ्लेशन को एज ए हेडलाइंस माना जाता है, न्यूज़पेपर वगैरह में जो है मेन जो है इन्फ्लेशन को दिखाया जाता है, और जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इट इज़ ए रॉ इन्फ्लेशन फिगर रिपोर्टेड थ्रू द सीपीआई। और सीपीआई का जो डाटा कंबाइंड इन द सेंस यहाँ पर बोला गया है, तो रूरल और अर्बन ये दोनों के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है हम उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत जो है वोलेटाइल मटेरियल और नॉन वोलेटाइल कैटेगरी के आइटम्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। वोलेटाइल्स में क्या आता है, जैसे कि फ्यूल, क्रूड ऑयल बेस्ड जो है हमारा पेट्रोलियम डीजल प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब चीज़ें जो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो है नॉर्मली हमारे पास जो है सर्विस सेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो आइटम्स वगैरह आते हैं, ये दोनों होते हैं। तो ये दोनों वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मटेरियल्स जो आइटम्स वगैरह के हैं उनके इन्फ्लेशन को जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में दिखाया जाता है। इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन कंट्रास्टेड विद द कोर इन्फ्लेशन। हेड इन्फ्लेशन को हम कैसे समझेंगे, जब हम कोर इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे तब जो है ये दोनों के बीच के डिफरेंस, कंट्रास्ट को हम समझ पाएंगे। तो इस सेकंड जो कंसेप्ट है हमारा कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जब हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंतर्गत जो है ओवरऑल जितने भी कमोडिटीज़ हैं वो जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत वो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। अब उस जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन में से चाहे जितने भी आइटम्स हैं हमारे सीपीआई बास्केट के, उसके अंतर्गत जो है जो वोलेटाइल मैटर्स को निकाल देते हैं। अगर यहाँ जो वोलेटाइल कैटेगरी ऑफ आइटम्स जो अगर रिमूव कर दिया जाए, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फूड आइटम्स और एनर्जी आइटम्स, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी के चलते जो है हमेशा जो है इन्फ्लेशन जो है ये अप एंड डाउन दिखता है। एक मतलब जो स्टेटिस्टिकली जो है अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है हमको इन्फ्लेशन का डाटा नहीं मिल पाता है। उसके चलते जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाली जो एजेंसियाँ हैं, खास करके आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनको डिफिकल्टी फेस होता है, क्योंकि ये इतना वोलेटाइल होते हैं फूड आइटम्स, एनर्जी बास्केट्स वगैरह जो है। तो उसको अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि कोर इन्फ्लेशन के डाटा को रिलीज करती है। इसमें वही फूड आइटम्स और एनर्जी, फ्यूल और पावर को जो है रिमूव कर देती है, और उसको रिमूवल के बाद से जो है एक्सक्लूड करने के बाद से जो है जो इन्फ्लेशन डाटा रिलीज आता है उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये जो है टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ टेम्पररी एंड शॉर्ट टर्म शॉक्स। जो वोलेटिलिटी की वजह से जो टेम्पररी और शॉर्ट टर्म शॉक्स आ रहा था उसको जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मतलब जो है डाटा के थ्रू जो है अपने पॉलिसी को जो है सही डायरेक्शन देने के लिए कोर इन्फ्लेशन जो है रिलीज करती है। अब फूड आइटम्स में क्या है, जैसे कि एग्जांपल के दिया जाए तो टॉप्स आइटम क्या हुआ, मतलब जो है टोमेटो, ओनियन, पोटैटो और वेजिटेबल्स आइटम्स वगैरह जो है जो होते हैं हमेशा सीजनल फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। फ्यूल में जैसे क्रूड ऑयल से रिलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, ये सब चीज़ों को जो है रिमूव किया जाता है। फिर थर्ड कंसेप्ट आता है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। अब रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत जो है इसमें केवल मेन फ्यूल आइटम को जो है एक्सक्लूड किया जाता है। मेन फ्यूल आइटम क्या होते हैं कि पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट और अदर फ्यूल जो है व्हीकल में यूज किए जाते हैं, और इन एडिशन टू द फूड और बेवरेज जो कि फ्यूल एंड लाइट के रूप में जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्लूडेड थे, उसको जो है यहाँ पे एक्सक्लूड कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है। फिर जो है कॉज ऑफ इन्फ्लेशन को अगर समझा जाए कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, जैसे कि 2% है, 5% है या 8% है इन्फ्लेशन का दर अगर रेट है, तो ये क्यों होता है। तो इन्फ्लेशन को अगर समझा जाए तो इन्फ्लेशन कब आता है, क्योंकि ड्यू टू एग्रीगेट राइज इन डिमांड्स और फॉल इन द एग्रीगेट सप्लाई। सपोज दैट कि डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज होता है या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डाउनफॉल होता है, गिरता है, तो उस कंडीशन में जो है इन्फ्लेशन हमको मिलता है। इसके लिए जो इन्फ्लेशन के लिए जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। पहले इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन जो है एग्रीगेट डिमांड ऑफ दी कमोडिटी का राइज होना या एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी का जो है डाउन होना। सप्लाई अगर डाउन हो जाएगी और डिमांड वहीं पे है तो फिर जो है प्राइस राइज होगा। सप्लाई अगर कांस्टेंट है लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गया तो भी हमारा इन्फ्लेशन होगा। इसको हमने पहले भी समझ लिया है, लेकिन जो है इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया। पहला जो है एक डिमांड बेसिस पे, तो डिमांड साइड फैक्टर्स जो है जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ड्यू टू द राइज इन द नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जो नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उसके चलते जो है डिमांड साइड पे जो है इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन द डेफिसिट फाइनेंसिंग। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि फाइनेंसिंग के द डेफिसिट बाई द बोरोइंग फंड फ्रॉम द बैंकिंग एंड द सिस्टम। गवर्नमेंट बैंकिंग और सिस्टम से जो है जो फाइनेंस करती है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट जो है या बोरोइंग फंड बोलते हैं। अब इसके चलते जो है कैसे इन्फ्लेशन राइज होता है नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एग्जांपल के लिए समझा जाए। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को 100 रुपये दे रही, बाद में इसको रिवाइज करके 150 रुपये कर दिया। पेंशन 80 रुपये दे रही है, रिवाइज करके जो है 100 रुपये कर दिया।
पेंशन में 100 लोग थे, उनको 200 लोगों को जो है पेंशन में डाल दिया। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो उसके चलते लोगों के पास जो है रियल टर्म में मनी आ रहा है, पैसे आ रहा है, और उस पैसे को लोग कहाँ पे खर्च करेंगे? मार्केट में खर्च करेंगे। जब मार्केट में खर्च करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ पर बढ़ेगा, और इस एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से, और ये डिमांड क्यों बढ़ा कि गवर्नमेंट ने जो है नॉन डेवलपमेंट, जहाँ पे जो सैलरी पेंशन सब्सिडी जो बढ़ाया है, तो ये नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और इस नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से जो डिमांड हमारा राइज हुआ है, उसके चलते जो है इन्फ्लेशन बढ़ा है। सेकेंड कंसेप्ट इसमें आता है कि सप्लाई साइड फैक्टर, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब सप्लाई साइड फैक्टर की किसी सिचुएशन के अंतर्गत अगर सप्लाई किसी चीज़ की बाधित हो जाती है, प्रोडक्शन किसी का जो है कम हो जाता है, जैसे कोरोना काल आ गया, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फिर जो है इराटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे कि मानसून डिफिसिट होने की वजह से ड्रॉट आ गया, एल नीनो इफेक्ट वगैरह आ गया, तो मानसून जो है एक्सट्रीमली जो है अफेक्टेड होता है, निगेटिवली अफेक्टेड होता है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई, तो उसके चलते हमारा सप्लाई साइड बाधित हो गया। सप्लाई चेन शॉक ड्यू टू जो है एनी कन्फ्लिक्ट, जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया में लड़ाई चला, उसके बाद इजराइल ईरान और यूएसए का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते जो है क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित हो गई, नेचुरल गैस की सप्लाई जो है बाधित हो गई, उसके चलते जो है हमारा जो है सप्लाई साइड जो है कॉन्स्टेंट आया और इन्फ्लेशन बढ़। फिर जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई होल्डिंग करने लगता है, बिग फार्मर्स चाहे होलसेल डीलर्स वगैरह, चाहे जो बीच के मीडिएटर वगैरह जो होते हैं, उसके चलते भी जो है सप्लाई कांस्टेंट होता है। फिर हायर मिनिमम प्राइजेस जो है गवर्नमेंट के द्वारा अगर अनाउंस किया जाता है आफ्टर द ईयर, तो इसके चलते भी जो है सप्लाई कांस्टेंट हो जाता है। तो दो इन्फ्लेशन के बढ़ने के दो कारण दिए गए हैं, दो डायरेक्शन में, एक जो है डिमांड साइड को जो है कवर अप करता है, और दूसरा जो है सप्लाई साइड्स को। डिमांड साइड गवर्नमेंट के जो है द्वारा जो है नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि सब्सिडी, वेज रिवीजन, ये सब चीज़ें होती हैं, और जो है बैंक के थ्रू जो है बोरोविंग वगैरह जो किया जाता है, या जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है पॉलिसी रेट के अंतर्गत ब्याज की दर की कमी भी की जाती है, तो बिजनेस को, इंडिविजुअल को इजीली पैसा मिल जाता है बैंकों से कम ब्याज दरों पे, तो उसके चलते जो है जो इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड होता है, हम उसको बोलते हैं डिमांड साइड कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड, जो कि अगर हमारा किसी कारण से प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का भी अगर कम हो जाता है, साथ साथ जो है किसी सप्लाई चेन में बाधित होना, एनी कन्फ्लिक्ट वगैरह के थ्रू होर्डिंग करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बढ़ाना, ये कारण जो होते हैं हमारे सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। तो इफेक्ट और इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का जो है एक इंडिविजुअल पे, बारोवर पे, लेंडर पे, फिक्स इनकम ग्रुप पे क्या पड़ता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ऑन लेंडर्स एंड बारोवर्स, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है लेंडर और बोरोवर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो बोरोवर्स, जो उधार लेने वाला व्यक्ति है, उसको इन्फ्लेशन जो है बेनिफिट करता है, उधार लेने वाले व्यक्ति को। कैसे कि मान लीजिए किसी ने 5% ब्याज पे जो है लोन लिया है, उधार लिया है, और इन्फ्लेशन जो है उस समय 5% चल रहा था, लेकिन 8% इन्फ्लेशन चला गया, महंगाई दर बढ़ गई, तो ये 5% लेने वाले व्यक्ति को नेट 3% का बेनिफिट है, क्योंकि उसके जो है फंड की वैल्यू, पैसे की वैल्यू 8% हो गई, लेकिन उसको 5% देना पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है वो बेनिफिट देता है जो बोरोवर्स होते हैं, अगर फिक्स टर्म्स में बारो किए हैं तो उसको जो है बेनिफिट मिलता है। अगर यहाँ पे फ्लोटिंग अगर बारोइंग होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे बारोइंग होता है, तो शायद जो है उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर जो है इसमें जो है जो बारोवर है, जो डेप्टर है, वैल्यू ऑफ द प्रीवियसली बोरोड मनी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जबकि जो लेंडर होते हैं, अब यहाँ पर जो है किसी ने, यहाँ पे बैंक ने जो है क्रेडिटर के रूप में लेंड किया है पैसा 5% पे, लेकिन 8% महंगाई चला गया, तो इस बैंक को भी अगर अपने फंड की व्यवस्था करनी हो, चाहे दोबारा कोई व्यक्ति एफडी करता है, तो उसको 8% का ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बैंक वाले को 3% का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जो लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्फ्लेशन के बढ़ने से उनको नुकसान होता है, वो लॉस में आते हैं, और जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसको बेनिफिट। जो बॉन्ड होल्डर होते हैं, ऑन द बॉन्ड होल्डर, तो जो बॉन्ड जो है हम जानते हैं कि ये फिक्स रिटर्न देता है, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड होता है, चाहे फिक्स्ड बियरिंग बॉन्ड जो होता है, वो आफ्टर मैच्योरिटी जो है फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड होल्डर को जो है इसमें जो है काफ़ी नुकसान होता है, टेंड टू लूज ड्यू टू द राइज इन द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन। तो जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको भी जो है नुकसान होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने। फिर तीसरा है ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप। फिक्स इनकम ग्रुप को भी ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि हमने न्यूज़ में भी देखते हैं कि जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का डीए बढ़ाया जाता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है उसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में फिक्स इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति है, तो महंगाई बढ़ने के दर के हिसाब से उसका अगर इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसकी रियल परचेसिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो फिक्स इनकम वाला व्यक्ति होता है वो बैडली इफेक्टेड होता है। सैलरी और पेंशन क्लास, जिसका जो है सैलरी फिक्स होता है, रिवाइज नहीं होता है महंगाई के हिसाब से, तो उसका जो है नेट जो है परचेसिंग पावर जो है इनकम वो फॉल होता है ड्रास्टिकली, और इनकम उसका बढ़ता नहीं है। तो फिक्स इनकम ग्रुप वाले को भी लॉस होता है, बॉन्ड होल्डर का भी लॉस होता है, और जो लेंडर होते हैं ऑन द लेंडर जो होता है उनको भी लॉस होता है, बारोवर्स को जो है बेनिफिट होता है,
ऑन बिग फार्मर्स और बिग बिजनेसमैन। तो बिग बिजनेसमैन और बिग फार्मर को जो है यूजुअली उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है उनकी जो है वैल्यू मार्केट में ज़्यादा रियलाइज की जाती है, बेटर प्राइस जो है मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कवर करता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो जो बिग बिजनेसमैन बिग फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता है यहाँ पे। ऑन एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट पे देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमारा जो एक्सचेंज रेट जो है वो डिप्रिसिएट हो सकता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को एक देश से दूसरे देश के कंपैरिजन में देखा जाए, जैसे कि एक्स एक कंट्री है और दूसरी एक वाई कंट्री है, और एक्स कंट्री में इन्फ्लेशन वाई कंट्री के इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, तो यहाँ का एक्स की कंट्री जो है डिप्रिसिएट होगी। डिप्रिसिएट होने की वजह से जो है और भी महंगाई बढ़ेगी। तो देयर इज ए बेनिफिट इन द एक्सपोर्टर बिकॉज ऑफ द दिस। यहाँ पर जो है एक्सचेंज रेट जो है डिप्रिसिएशन होने की वजह से जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए जो हमारा बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर ही इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो उसके जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंडिया में ही ज़्यादा अच्छा मिल जा रहा है, इंडिया में ही प्राइस जो है एट्रैक्टिव हो जा रहा है ड्यू टू हाई प्राइस, तो वो एक्सपोर्ट करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट जो है वो शायद जो है यहाँ पे हम निगेटिवली जो है इम्पेक्टेड हो सकता है। थ्योरेटिकली जो है एक्सचेंज रेट अगर आपका डिप्रिसिएशन होता है, जैसे रुपीज़ जो है 95 से 100 रुपीज़ चली गई, जैसा कि हमारा डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो हमको जो है थ्योरेटिकली देखा जाए तो एक्सपोर्ट में हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन की वजह से अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट का इंडिया में ही प्राइस अच्छा मिल जाता है। फिर जो है इसमें जो है फिर इसको हम देखा जाए एक्सचेंज रेट जो है डिप्रिसिएशन होता है तो एक तरीके से लॉस ही होता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो शॉर्ट रन में जो है जैसे कि हमने समझा है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ग्रोथ भी हमारा बढ़ता है, तो शॉर्ट रन में जो है ग्रोथ बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि राइज ऑफ द इन्फ्लेशन के तहत जो है अगर फ्लिप्स कर हम समझेंगे तो फ्लिप्स कर के अंतर्गत क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की दर से जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा ग्रोथ बढ़ता है, तो ग्रोथ बढ़ने की वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन जो है लॉन्ग रन में जो है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ये इकोनॉमी के लिए हार्म। तो एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टर्म में जो है बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म में जो है लॉस होता है। सेविंग पे क्या होता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेव करने की जो प्रोपेंसिटी है, सेव करने की जो इच्छा शक्ति है, चाहे सेव करने का जो टेंडेंसी है लोगों का, वो जो है डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सेविंग ऑफ इंडिया डन बाई द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड अगर इन्फ्लेशन बीट कर रहा है, आप समझ लीजिए कि कोई प्रोडक्ट वो 100 रुपये में खरीद रहा था और अब उसको 105 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा जो उसका खर्च हो रहा है वो जो सेव कर रहा था वो यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन एक तरीके से उसका जो है इरोड कर देगा, तो सेविंग जो है वो डिक्रीज हो जाए। अगर देखा जाए तो इट स्क्यूज द सेविंग पैटर्न इन फेवर ऑफ अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड। और इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो है अगर सेविंग भी कोई करता है व्यक्ति तो उसका जो है अनफेवरेबल सेक्टर में, अनप्रोडक्टिव सेक्टर में जो है सेविंग होती है, जैसे कि गोल्ड वगैरह। फिर ऑन इनइक्वलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम पे अगर देखा जाए तो इनइक्वलिटी जो है इन्फ्लेशन के बढ़ने से, जैसे कि इन्फ्लेशन चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमी में होती हैं घटना, तो अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना है तो किस पे ज़्यादा पड़ता है, तो गरीब आदमी पे ज़्यादा पड़ता है, जो पुअर पर्सन है उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन दर अगर बढ़ती है तो हमारा इनइक्वलिटी भी जो है वो बढ़ता जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और वीक होता जाएगा। तो इनइक्वलिटी जो है वो राइज होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन एज द लोअर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी आर मोर सिवियरली अफेक्टेड। तो नीचे तबके का जो हमारी सोसाइटी का पब्लिक है वो जो है जो पुअर व्यक्ति है, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है, उस पर जो है इन्फ्लेशन का ज़्यादा इंपैक्ट होता है, इसलिए इनइक्वलिटी और भी बढ़े। फिर फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए, फिजिकल डेफिसिट को अगर कच्चे तौर से समझा जाए तो गवर्नमेंट का आमदनी और गवर्नमेंट का खर्चा, इस दोनों बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। 100 रुपये की आमदनी है, 120 रुपये का खर्चा है, तो जो 20 रुपये सरप्लस हमारा खर्चा हो रहा है उसको गवर्नमेंट जो है एक तरीके से उधार लेकर के जो बोरो करके जो है फिलअप करती है। तो ये जो उधार लेने के लिए 20 रुपये लिया गया है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो फिजिकल डेफिसिट ही इन्फ्लेशन बढ़ने से जो है वो और राइज होता है ड्यू टू राइज इन द इन्फ्लेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिजिकल डेफिसिट ही हमारा बढ़ेगा। एज द गवर्नमेंट नीड्स टू गिव मोर सब्सिडी इन ऑर्डर टू मेक गुड्स अफोर्डेबल टू द लो इनकम ग्रुप। तो होता क्या है, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा सब्सिडी में अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट अपने खर्च फिर यहाँ पे बढ़ाएगी जब, तो उसकी आमदनी तो बढ़ी नहीं, 100 रुपये की 100 रुपये हो गई, लेकिन खर्चे कितना बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 20 रुपये खर्चा बढ़ा दिया, तो इसकी फिजिकल डेफिसिटी बढ़ गई। 20 रुपये खर्चा क्यों बढ़ाया? क्योंकि इन्फ्लेशन से जो हमारा पुअर व्यक्ति, लोअर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी का पर्सन, लोअर इनकम ग्रुप वाला जो पीपल है उसको जो है निगेटिवली इंपैक्टेड हो रहा था, तो उसको जो है एक तरीके से सब्सिडी के रूप में, इनकम सपोर्ट के रूप में है गवर्नमेंट जो पैसा देती है, उसके चलते फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ा। फिर ऑन मार्जिनल क्लास, मार्जिनलाइज्ड क्लास इन द सेंस जो है पुअर पीपल जो है, लोअर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, उस पर क्या असर पड़ता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंगली जो है 1% का फूड इन्फ्लेशन जो है 0.3% इंक्रीज इन द बोथ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इन द सेंस कि 1% भी महंगाई बढ़ती है तो उसका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है ये सर्वे किया गया है कि उसके चलते 0.3% जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है,
और 0.5% जो है अंडर न्यूरिशमेंट जिसको बोला जाता है, कि जो है कुपोषण जिसको बोला जाए, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएट अगर ह्यूमन बींग में, तो वो 0.5% बढ़ता है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से हमारा जो हेल्थ पे भी, और जो है हेल्थ के रूप में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट क्या है कि जो है 1 साल से कम के एज के बच्चे का डेथ हो जाना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी जो है मतलब जो है वो हुआ, और अंडर न्यूरिशमेंट जो है मतलब जो प्रोटीन विटामिन से डिफिशिएट होता है वो हमारा यहाँ पे। फिर 2 कंसेप्ट निकल के आ रहा है। एक इन्फ्लेशन टैक्स, ये क्या चीज़ होता है कि ये मेजर करता है द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग कैश इन इन्फ्लेशनरी सिनेरियो। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन का सिनेरियो है और कोई व्यक्ति करेंसी अपने पास रखा हुआ है, तो करेंसी जो रखा हुआ है, कैश अपने पास रखा हुआ है, इसकी वैल्यू जो है डाउन होती है। सपोज दैट मेरे पास जो है 10,000 रुपये का जो है करेंसी नोट अपने पास है, और उस 10,000 से मैं जो है 10 kg जो है कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ, XYZ प्रोडक्ट। लेकिन जो है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में जो है ये 10 kg जो प्रोडक्ट है, इसका जो है प्राइस जो है वो बढ़ करके ऐसा हो गया कि मैं इस 10,000 से केवल 8 kg खरीदता हूँ। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का जो है 10,000 से जब मैं 10 kg खरीद रहा था कोई चीज़, अब 10,000 से 8 kg खरीद रहा हूँ, तो मेरा जो है करेंसी की जो परचेसिंग पावर जो है वो कम हो गई। जो मैंने कैश अपने पास रखा वो जो है इन्फ्लेशन के सिनेरियो में, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो है इसकी परचेसिंग पावर को कम हो जाना ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। ये जो है क्योंकि राइजिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसके चलते जो है परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी, जो कैश हमारे पास है वो जो है डिक्रीज हो जाता है। इसके चलते हम ये जो है अजम्पशन कर सकते हैं, इन्फर्ट कर सकते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू को लूज़ कर रही है, और नॉट द अर्निंग एनी इंटरेस्ट एट द सेम टाइम। और जो है हमारी करेंसी अगर हम कैश के रूप में रखे हैं तो उसकी वैल्यू लूज होती जा रही है, क्योंकि जो है हम उस पैसे का कहीं इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में अर्न नहीं कर रहे हैं। तो पैसा हमारा वहीं का वहीं है, और जो प्रोडक्ट है उसकी महंगाई बढ़ जाने की वजह से जो है हम कम अमाउंट में उस प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं। तो ये जो डिप्रिसिएशन ऑफ द अपनी करेंसी की वैल्यू का जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम इन्फ्लेशन टैक्स के रूप में जो है डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इन्फ्लेशन प्रीमियम का। ये इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है, अब एग्जांपल से समझते हैं कि कोई बैंक जो है 10,000 रुपये का जो है आपको एक लोन देता है, कितने पे, 3% के ब्याज पे। तो नेक्स्ट ईयर जो है इसको 3%, 10,000 के लोन पे जो है 3% ब्याज जो है के साथ जो है कोई उधार लेने वाला व्यक्ति बैंक को वापस करेगा। लेकिन उस बीच में जो है 5% का इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्ट जो है हमको 3% का रिटर्न दे रहा है, उस पर हमको 5% का इन्फ्लेशन लग जा रहा है। तो यहाँ पर बारोवर क्या करेगा, यहाँ पर जो लेंडर जो है, लेंडर क्या करेगा, जो उधार देने वाला व्यक्ति, कोई एजेंसी, बैंक क्या करेगा, 3% का जो इंटरेस्ट पे जो है लोन दे रहा था उसमें 5% को वो इन्फ्लेशन को जोड़ने के बाद 8% का रखेगा इंटरेस्ट। जब ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन को जोड़ करके अपने ब्याज को डिफाइन करता है, अपने प्रॉफिट को डिफाइन करता है, तो इस यहाँ पे हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन सेंस इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो लेंडर है वो बारोवर पे एक्स्ट्रा बर्डन देता है, इन्फ्लेशन के साथ अपने प्रॉफिट को ऐड करके जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं। तो ये अपोजिट फिनोमिना होता है इन्फ्लेशन टैक्स फॉर द बारोवर। इन्फ्लेशन टैक्स किस पे लग रहा था, यहाँ पे हमने जब समझाता है कि इन्फ्लेशन टैक्स एक तरीके से जो है कोई एक जो व्यक्ति है वो करेंसी अगर होल्ड करता है तो उसके ऊपर जो है इन्फ्लेशन टैक्स लग रहा था। इन्फ्लेशन प्रीमियम उधार लेने वाले व्यक्ति पे, कोई लेंडर है वो इन्फ्लेशन को जोड़ करके उसके ऊपर जो है ब्याज लगाता है, तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं। इसको ये बोला जा सकता है, ये डिफाइन किया जा सकता है रिडक्शन ऑफ द रियल रेट ऑफ द रिटर्न। यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी। तो यहाँ पे जो है रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है रिड्यूस होता है। यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न क्यों रिड्यूस हो गया कि जैसे 8% ब्याज दर पे SBI ने, यहाँ पे XYZ कोई बैंक है, लेंडर है, हम इसको SBI मानते हैं, 8% इंटरेस्ट रेट पे जो है किसी व्यक्ति को लोन दिया, उधार दिया, उसमें 5% क्या है हमारा इन्फ्लेशन है, तो रियल रिटर्न कितना हुआ उसका 3% ही हुआ। तो रियल रिटर्न जो है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन हमको क्या मिला, रियल रिटर्न मिला। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो हमको रियल रिटर्न मिला एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, यही हमारा जो रिडक्शन हुआ है 5% का, वही इन्फ्लेशन प्रीमियम कहलाता है। यहाँ पर जो है बारोवर हैव टू रिटर्न अ लेसर वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो जो बारोवर होता है वो लेसर वैल्यू ऑफ द करेंसी, वैल्यू की बात की जाती है। यहाँ पे हम जो है करेंसी का अमाउंट से मतलब नहीं है, जो वैल्यू की बात की जाती है, जो इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो है इरोड हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रियल रिटर्न ऑन द मतलब करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है एज इन्फ्लेशन है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द सेम। तो इन्फ्लेशन जो है वैल्यू ऑफ द करेंसी जो है रिड्यूस करती है सेम टाइम पे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा फिलिप कर्व से रिलेटेड, और ये कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो कर्व जो है ड्रॉ किया गया है रेट ऑफ द इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में, मतलब महंगाई दर और बेरोजगारी दर के बीच में जो है एक कोरिलेशन ड्रॉ किया गया है फिलिप कर्व के रूप में। ये रिफ्लेक्ट करता है, ये इसको डिस्क्राइब किया गया था इन्वर्स रिलेशनशिप के रूप में। ये अगर हम देखा जाए तो ये बोलता है कि देयर आर इन्वर्स रिलेशनशिप, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में।
इन्वर्स मतलब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये इन्फ्लेशन जो है महंगाई अगर बढ़ते जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कम है। लेकिन अगर महंगाई रेट घट रही है, जैसे कि महंगाई रेट जो है अगर घटेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बढ़ रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटता है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। फिर इन्फ्लेशन अगर जो है वो अगर घटता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता है। ये हमको जो है ये कोरिलेशन जो है फ्लिप कर्व के थ्रू पता चलता है। फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की जा रही है, रोजगार की बात नहीं की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है कि हमारी महंगाई दर बढ़ने की वजह से जो है बेरोजगारी दर जो है वो घटती है। और इस दोनों के कोरिलेशन को हम फ्लिप कर्व के माध्यम से जो है डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये जो फ्लिप कर्व है वो न्यूजीलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे A.W. फिलिप्स के द्वारा जो है ड्रॉ किया गया था 1958 में। उन्होंने जो है ये ऑब्जर्व किया कि प्राइस स्टेबिलिटी एज ए ट्रेड ऑफ अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, जो है प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में कार्य करती है। यानी कि समझा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होता है अगर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है और वाइसी बढ़ता है। ये जो है जिससे हमने इस डिफिनेशन में समझा। लेकिन जो है इन्फ्लेशन रन्स इन इकोनॉमी फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर लंबे समय तक इन्फ्लेशन अगर रह जाता है तो देन इट लीड टू स्टेगनेंट इकोनॉमी, तो वहाँ पर जो है इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट हो जाती है, मतलब एक तरीके से रुकावट आ जाती है इकोनॉमी में। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन स्टेगनेंट इकोनॉमी, और उस कंडीशन में अगर लंबे समय तक जो है महंगाई अगर देरी से बढ़ते रहती है तो ड्यू टू द स्टेगनेंट ऑफ द इकोनॉमी जो है वहाँ पर फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगता है। तो वी कैन सेफली जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि एक फिनोमेना ऑफ द फ्लिप कर्व जो है विल नॉट बी वैलिड ड्यूरिंग द स्टैग्फ्लेशन। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो है हमारा जो है ग्रोथ रेट जो है वो स्टेगनेंट हो और इन्फ्लेशन हो, मतलब अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और साथ साथ जो है हमारा ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ नहीं रहा है इकोनॉमी का, तो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ना और इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें अगर है तो हम इसको बोलते हैं स्टैग्फ्लेशन। और स्टैग्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो है बेरोजगारी दर वो बढ़ेगा। उस समय ये फ्लिप कर्व जो है वो बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका कार्य नहीं करेगा। बेसिक प्रिंसिपल फ्लिप कर्व का क्या है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से, एक नॉर्मल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है। लेकिन सिचुएशन अगर स्टैग्फ्लेशन का है जिसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है हमारा स्टैग्फ्लेशन के सिचुएशन में जो है फ्लिप कर्व फॉलोअप नहीं होता है। फिर समझेंगे हम कि अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या मेजर किए जाते हैं और कौन कौन सी एजेंसियाँ इसमें शामिल। तो इन्फ्लेशन कैन कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मेजर के थ्रू जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक आइडियल रेट पे इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जीरो रेट कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता है इन्फ्लेशन को, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जरूरी है। हमने फ्लिप कर्व में समझा कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है, तो एक तरीके से इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी को सपोर्ट भी पहुंचाता है। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन होना चाहिए, आइडियल रेट होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, इसके लिए जो है 3 से 4% का आइडियल इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। और इसी चीज़ को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को मैंडेट दिया है कि आपको 4% के आसपास जो है इन्फ्लेशन रखना है। 2 से प्लस माइनस जो है वो रेंज रखा हुआ है, यानी इन द सेंस 2 से 6% का आपको इन्फ्लेशन रखना है। मोस्ट प्रिफरेबली जो है हमको 4% रखना है। तो इट इज़ नॉट इजीली कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय स्पेसिफिक मेजरमेंट और एन इंस्ट्रूमेंट। इजीली जो है एक रेंज में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव to measure and check inflation to reduce the flow of money supply in the economy और reduce the liquidity in the market। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है इन्फ्लेशन को चेक करने का, कंट्रोल करने का ये तरीका होता है कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए और जो है कैसे जो है मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बनी रहे और मेंटेन रहे, रिड्यूस द लिक्विडिटी, और साथ साथ जो है मनी फ्लो बना रहा है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को चेक इन द सेंस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, एक तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और जो है लिक्विडिटी को भी मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड में मेंटेन करना। तो रिडक्शन इन द लिक्विडिटी और फ्लो ऑफ द मनी सप्लाई, ये दोनों चीज़ों को हम मेंटेन करके, अगर महंगाई बढ़ती है तो हमको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कम करना है, और लिक्विडिटी को भी कम करना है, तो हमारा जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, मनी सप्लाई और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए 3 कैटेगरी के मेजरमेंट्स जो है अपनाए जाते हैं, 3 टाइप के। एक है फिजिकल मेजर्स जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है थ्रू द टैक्सेशन। एक मॉनेटरी मेजर्स होता है जिसको आरबीआई के थ्रू किया जाता है, वो पॉलिसी रेट का डिसीजन होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो कि रूल्स और रेगुलेशन जो संबंधित है होर्डिंग वगैरह से संबंधित। तो ये तीनों चीज़ों को हम डिटेल से समझते हैं। तो पहला है इसमें फिजिकल मेजर्स। तो फिजिकल मेजर्स के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है डिफरेंस फिजिकल मेजर्स कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। इसके अंतर्गत जो है
टू मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत जो है एक तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कैसे कंट्रोल करती है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट अपनी आमदनी और एक्सपेंडिचर, अपने आमदनी और खर्चे के बीच के जो चीज़ों को मैनेज करके जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेजर है, इसमें आरबीआई शामिल नहीं होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल पॉलिसी वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है, और उस तरीके के अंतर्गत जो है पहला है बाय रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग। तो प्राइवेट स्पेंडिंग को रिड्यूस करके जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का फिजिकल मेजर गवर्नमेंट करती है। इसके अंतर्गत जो है प्राइवेट स्पेंडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो बाय इनहेंसिंग टैक्सेस ऑन द प्राइवेट बिजनेस। तो प्राइवेट बिजनेस पे जो है टैक्स को बढ़ाता है। टैक्स को बढ़ाने से क्या होता है, जो रियल मनी जो है सप्लाई बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी जो है थ्रू द टैक्स जो है एब्जॉर्ब करता है। तो जब गवर्नमेंट जो है जब उसको प्राइवेट स्पेंडिंग को रिड्यूस करना होता है तो वो इंक्रीज करती है अपने टैक्सेस, जिससे चलते जो है इंडिविजुअल के पास जो है टोटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जो मनी होती है उस मनी सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाता है, और साथ साथ जो है मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में रिड्यूस होने की वजह से जो है इकोनॉमी हमारी जो है वो इन्फ्लेशन से थोड़ा सा राहत पा जाती है। तो बाई डिक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो जैसे कि सैलरी हाइक, पेंशन हाइक, सब्सिडी वगैरह जो है इस चीज़ों को गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है तो हम उसको बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करके जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश। फिर जो है डिफिशिएट फाइनेंसिंग जो होता है उसको अवॉइड करेगा गवर्नमेंट, तो जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। डिफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब टू मच मनी जो है गवर्नमेंट के द्वारा अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाने के लिए, तो ये जो है कंसेप्ट आएगा क्राउडिंग आउट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को क्राउडिंग आउट करता है। और डेफिसिटिव फाइनेंसिंग का एक तरीका ये भी होता है कि टू मच मनी जो है वो प्रिंट अगर गवर्नमेंट करता है तो वो भी डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें बाय डिक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में नॉट बी फिजिबल एट द ऑल टाइम। तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट अपने जो है सब्सिडी को कंट्रोल कर दे, सैलरी हाइक ना करे, तो ये हमेशा संभव नहीं होता है। एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रिक्वायर्ड फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड मैनेजिंग स्ट्रेटेजीज सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड डिफेंस। तो गवर्नमेंट को जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ सब्सिडीज जो है एक्सपेंडिचर जो है जो नॉन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसके लिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मॉनेटरी मेजरमेंट। तो मॉनेटरी मेजरमेंट्स जो है वो आरबीआई के द्वारा अप्लाई किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल नहीं है, निग्लिजिबल के बराबर है। तो ये जो है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए जो कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को, वो आरबीआई के थ्रू किया जाता है। तो मनी सप्लाई को आरबीआई कैसे मेंटेन करता है, तो उसके लिए 2 टूल्स है। एक तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मतलब सिस्टम में क्वांटिटेटिवली, मतलब जो भी मनी सप्लाई है उसको क्वांटिटी के हिसाब से जो है सक कर ले, एब्जॉर्व कर ले या रिलीज करे, तो उसको कंट्रोल करने का तरीका एक क्वांटिटेटिव हुआ। और दूसरा जो है क्वालिटेटिव मेजरमेंट हुआ। पहले क्वांटिटेटिव समझते हैं कि अगर क्वांटिटेटिव मतलब जो है अगर अमाउंट के हिसाब से समझा जाए तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करता है थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जब हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तब हम समझेंगे। अभी मैं बताता हूँ, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जो है जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीदना और बेचना जब करती है ओपन मार्केट में, तब इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके के अंतर्गत जो है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है तो यहाँ पर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई को थ्रू द सेलिंग। सेल करने से कैसे जो है मनी सप्लाई कंट्रोल की जाएगी, जैसे कि अगर आरबीआई के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है और उसको सेल करती है वो 100 रुपये में, एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो 100 नहीं 100 करोड़ का भी हो सकता है, 1000 करोड़ का भी हो सकता है। 100 रुपये का अगर बॉन्ड सेल करती है तो ये बॉन्ड क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है। ये कागज़ का टुकड़ा XYZ पर्सन के पास जाएगा, क्योंकि XYZ पर्सन जो है उस गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो XYZ पर्सन के पास जाएगा। वो XYZ पर्सन जो है फिर जो मनी उसके पास 100 रुपये होगी वो आरबीआई को दे देगी। तो सिस्टम में जो 100 रुपये था वो जो है आरबीआई के पास आ जाएगा। तो आरबीआई यहाँ पे शक कर लिया 100 रुपये। ये कागज़ का टुकड़ा जो XYZ पर्सन इन सेंस यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, NBFC भी हो सकती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा पैसा XYZ के रूप में 100 रुपये, तो ये जो है कागज़ का टुकड़ा होगा। बाद में 2 साल के बाद 5 साल के बाद जो टेन्योर होगा, अगर वो मैच्योर हो जाता है, तब उस पैसे को फिर से जो है जो XYZ इंस्टीट्यूशन है फिर सेल आउट करेगा, अपने पैसे को रिडेम्पशन कर लेगा। लेकिन टेम्पररी यहाँ पर क्या किया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करके आरबीआई ने जो है सिस्टम से पैसा एब्जॉर्ब कर लिया, क्वांटिटेटिवली जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल किया, कम किया। फिर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देना। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो बैंकों के पास जो है नेट टाइम डिपॉजिट वगैरह आता है, नेट जो उसके का कुछ परसेंटेज जो है कैश के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। सपोज दैट मिंट जो है 100 रुपये अगर किसी बैंक के पास आया, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के पास आया 100 रुपये, तो उसका अगर 4% जो है CRR रखा हो गया है, आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया है कि कैश रिजर्व रेशियो आपको 4% रखना है, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़ जिसको बोलते हैं।
तो 4% आपको क्या करना है कि कैश के रूप में रखना है, इसको आप अपने डे टू डे बिजनेस के लिए, लेंडिंग के लिए यूज नहीं करें। अब आरबीआई क्या करता है, इस 4% को बोलता है कि हम 4.5%, तो 4.5% का मतलब जो 100 रुपये पे 4 रुपये जो है बैंकों को कैश रिजर्व के रूप में सेपरेट करना पड़ता था, यहाँ पे जो है 4.5 रुपये जो है कैश के रूप में सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर 0.5% जो है मनी को जो है सक कर लिया गया थ्रू द बैंकिंग। फिर जो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी जो है आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसमें जो है बैंकों को भी अपने जो एसेट्स वगैरह होते हैं उसका जो है स्टेचुटरी फॉर्म में जो है जो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है कि जिसमें कि बॉन्ड के रूप में, गोल्ड के रूप में, तो इस स्टेचुटरी लिक्विडिटी के रेशियो में जो है अलग से सेपरेट जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और कितना % करना पड़ेगा उसको आरबीआई डिसाइड। अब एसएलआर को भी जो है अगर आरबीआई इंक्रीज करती है तो इसके थ्रू भी जो है सिस्टम से मनी को सक कर लिया जाता है। फिर बैंक रेट का जो है ब्याज दर अगर आरबीआई बढ़ाती है तो इसके चलते देयर बाई मेकिंग बोरोइंग कॉस्टलियर, जब बैंक रेट को जब बढ़ा दिया जाता है सिस्टम में से, तो इस बैंक रेट के हिसाब से ही जो है बैंकों को लोन लेना महंगा पड़ जाता है। अब बैंकों को लोन लेना महंगा जब पड़ जाता है, जब कॉस्टली हो जाती है, तो इसके चलते भी जो है सिस्टम से जो है मनी जो है सप्लाई कम। फिर जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। रेपो रेट के आधार पर जो है आरबीआई और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के आधार पर जो है आरबीआई और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के बीच में जो है शॉर्ट टर्म जो है मनी का ऑपरेशन जो होता है, एक इसी के आधार पे जो है 15 दिन के विथिन फोर्टनाइट जो है वो एक दूसरे का लेन देन जो है ब्याज दर के आधार पे करते हैं। और इसी रेपो रेट को हम बोलते हैं पॉलिसी रेट। और मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है पॉलिसी रेट। अगर रेपो रेट को बढ़ाता है तो उसी हिसाब से जो है मतलब सिस्टम में जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। और इंक्रीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो सिस्टम में जो है लोन लेना महंगा पड़ जाता है और इसके चलते जो है ओवरऑल जो है डिमांड का जो एक तरीके से जो है सप्रेस किया जाता है, मनी सप्लाई को सप्रेस। फिर इंक्रीज़ किया जाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो इसके थ्रू भी जो है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट टूल है जिसके थ्रू आरबीआई जो है सिस्टम से जो है पैसे को सक कर। फिर सेकंड ऑप्शन आता है हमारा क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिवली जो है स्ट्राइक किया गया आरबीआई के थ्रू। यहाँ क्वालिटेटिव मेजरमेंट का मतलब जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सपोज दैट क्या होता है कि हम अगर जो है 1 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, 1 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, तो इसमें जो है बैंक क्या बोलता है कि हम आपको केवल 80% लोन देंगे, मतलब 80 लाख रुपए ही लोन देंगे आपको, और 20 लाख रुपए जो है आपको खुद ही अरेंज करना है। ये मतलब अगर बैंक बोलता है। यहाँ पे आरबीआई क्या बोलेगा कि नहीं, आप केवल 70% लोन देंगे और रिमेनिंग 30% जो है वो खुद ही जो व्यक्ति अपना होम बना रहा है, हाउस बना रहा है, उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, 20% से 30% कर दिया गया। तो ये भी एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। इसके थ्रू जो है तो क्या होगा, कोई व्यक्ति जो है जब तक 30% पैसा अरेंज नहीं कर पाएगा, घर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको लोन जो है लेना जो है वो मतलब ज़्यादा पड़ेगा, मतलब लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 30% पहले तो वो अपना इकट्ठा करेगा तब तो घर बनवाएगा, तो उसका कार्य नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। फिर क्रेडिट रेशनिंग, फिर क्या बोल देगा कि भाई आरबीआई बाकी बैंकों को सलाह दे देगा, सजेशन दे देगा, ऑर्डर दे देगा कि आप जो है इस तरीके से क्रेडिट दीजिए, इस टाइप के कस्टमर को दीजिए। जैसे सिविल स्कोर की बात कर देगा कि इस सिविल स्कोर के लोगों को इतना % पे देना है। जैसे अभी क्या 750 के सिविल स्कोर जो है अच्छे माने जाते हैं, तो इसके आधार पे जो है आपको लोन देना है। फिर अगर बोलेगा नहीं 750 नहीं 850 का सिविल स्कोर रहेगा, उसको जो है आप लोन दीजिए, और 750 के सिविल स्कोर वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट पे ब्याज दीजिए, लोन दीजिए। तो वहाँ पर जो है क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है थ्रू द क्रेडिट रेशनिंग। फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके रिवर्स में जो है पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है। मतलब डिमांड अगर ज़्यादा है तो जो है अपना जो है सप्लाई को जो है उसी के हिसाब से करना, और डिमांड अगर कम है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए जो है काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, मतलब उल्टा जो साइक्लिक पॉलिसी जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करना। और मोरल परसुएसन जो है एक मतलब जो है एक तरीके से मोरल मतलब जो है एक सप्रेशन करने की बात कि मतलब जो है आप इस टाइप से लोन दीजिए, कुछ नियम कानून बना करके इस तरीके से जो है लोन देना है, इस कैटेगरी के लोगों को लोन देना है। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो है अगर आरबीआई के थ्रू किया जाता है तो इससे सिस्टम से जो है लिक्विडिटी को सक करना, सप्लाई ऑफ द मनी को कंट्रोल करना, और इसके चलते इन्फ्लेशन को चेक करने का एक तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिर तीसरा है हमारा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट इसके अंतर्गत जो है जो प्रिवेंशन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग और प्रिवेंशन ऑफ द होर्डिंग। अभी जो होर्डिंग वाली बात हो गई और ब्लैक मार्केटिंग हो गई, तो इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अगर जो है लोक प्रशासन से लेकर के मंत्रालय से लेकर के पुलिस प्रशासन, ये सब जिम्मेदार होते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होता है। फिर एक्सपोर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट मटेरियल, जो इंडिया में सप्लाई मटेरियल नहीं है उसका एक्सपोर्ट को बैन करना। फैसिलिटेट करना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन केस ऑफ जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है और डिमांड के चलते जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गुड्स और सप्लाई के
मतलब जो है सप्लाई को बढ़ाना, उसको फैसिलिटेट करना। फिर सस्पेंडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग, और फ्यूचर ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देना भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल। तो 3 चीज़ें समझा हमने, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इसमें सबसे मेन होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो सेकंड पोर्शन हमने समझा था ये। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी हम कब समझेंगे, जब हम बैंकिंग सेक्टर को जब डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम डिटेल्स से जो है किस तरीके से जो है आरबीआई के थ्रू और बैंक के थ्रू जो है सिस्टम में जो है मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। उसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जिसमें जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन से लेकर के सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, और क्वालिटेटिव मेजरमेंट जिसमें मार्जिनल मोरल सुएसन, क्रेडिट रेशनिंग, ये सब चीज़ें हम डिटेल से समझेंगे। अभी जो है एक तरीके से बस हमने जो एक हेडलाइंस के रूप में जो है डिस्कशन किया है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है।